साथियों, आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रचारित और ज्ञात माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक होने से बांदा जेल में मृत्यु हो गई। और मुझे उस पर आश्चर्य ये नहीं हुआ, ये तो समझ में आया कि कोई आदमी जेल में, वो भी इस तरह का अपराधी जब काफी दिन तक रहता है, जिसको कई कई मुकदमों में सजा हो चुकी है, तो उसको टेंशन हो जाना और हार्ट अटैक हो जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन तब ज्यादा आश्चर्य लगा जब देखा कि पब्लिक लाइफ में काम करने वाले कई राजनैतिक, कई सामाजिक लोग कहने लगे कि उसे स्लो पॉइजन देकर के मारा गया होगा। यानी कि उनको बड़ी चिंता थी, लगाव थी कि मुख्तार अंसारी क्यों मर गए। तब मुझे ध्यान आया कि नंद किशोर रुंगटा, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उसको दिन में 10 बजे अपने घर से बनारस में बैठा लिया गया और ले जाकर के प्रयागराज में शास्त्री ब्रिज के पास बोटी बोटी काट कर रात में इन्होंने नदी में फेंक दिया, गंगा जी में फेंक दिया। और बाद में उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया, जांच हुई, पता लगा, चार्जशीट लगी। फिर मुझे वो भी घटनाक्रम याद आया कि कृष्णानंद राय को खाली इस अपराध में गोलियों से गैंग के द्वारा भून दिया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया, कि वो जीत क्यों गया था चुनाव में, मुख्तार अंसारी का कैंडिडेट हार क्यों गया। ये गुंडागर्दी का आलम था। और तीसरी घटना याद आई कि जब लखनऊ में जेल सुपरिंटेंडेंट आर.के. तिवारी ने कुछ जेल के नियम कायदे से काम कराने का काम किया, कोशिश किया, तो उनको हजरतगंज चौराहे के पास गवर्नर हाउस के सामने गोलियों से भून दिया गया और उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आया। फिर जो अजय राय बनारस के अभी एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर हैं, उनके सगे भाई अवधेश राय को गोलियों से भूनकर उनकी भी हत्या कर दी गई। 65 से ज्यादा मुकदमे इस अपराधी मुख्तार अंसारी पर थे। और इतना ही नहीं, कई में करीब 5-6 मामलों में सजा भी हो चुकी थी। और अब उस पर भी कई लोग आंसू बहा रहे थे कि ऐसे अपराधी के मरने पर ये नहीं कि राहत की सांस लें जैसे कुख्यात अपराधी के मरने पर होता है, बल्कि ये कह रहे थे कि इस देश में न्याय का गला घोट दिया गया, लगता है कि उसे मार डाला गया। तब मुझे लगा कि ये लोग क्यों ऐसे कह रहे होंगे। कई बड़े चर्चित लोग इस तरह की बात कह रहे थे। तो मुझे विचार किया मैंने कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो पता लगा कि वो शासन का विरोध करते करते, कुछ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इतना आगे निकल गए कि वो अपराधियों की तरफदारी करने लगे, अपराधियों के लिए आंसू बहाने लगे और ये सोचते हैं कि अगर अपराध होते रहें, अपराधी बचे रहें, हम बहाना बनाते रहें कि जब न्यायालय से जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका फायदा मिले, समाज में अफरा तफरी फैले, ताकि पुलिस की बुराई हो, शासन की बुराई हो और विरोधी पार्टियों को ऐसी आलोचना करने का मौका मिले। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जाति, धर्म, पार्टी ये सब नहीं देखनी चाहिए। सबको मांग करनी चाहिए कि जो भी अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, किसी पार्टी के हों, सबको जल्दी से जल्दी दंडित करके सजा दी जाए, जेलों में रखा जाए, उनका जो बने आजीवन कारावास, फांसी वो दिया जाए, ताकि समाज सुकून से रहे, समाज में शांति स्थापित हो। इस कामना के साथ कि अब ये समय बदला है। 1990 के दशक में ये चरम पर था जब बूथ कैप्चरिंग करके, डरा धमकाकर, गोलियां चलाकर अपराधी लोग खुद नेता बन जाते थे, मंत्री बन जाते थे। और अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक बदला माहौल है कि अपराधी डर रहे हैं और
सजा हो रही हैं, न्यायालय में भी, न्यायपालिका में भी नया उत्साह आया है, लोगों में भी विश्वास जागा है कि नहीं, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं अपील करता हूं कि किसी भी कारण से ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने समाज को बहुत बार डसा है, ऐसे अपराधियों का कोई साथ न दे। उनके लिए सहानुभूति प्रकट करने से समाज में गलत संदेश जाता है। यद्यपि हमारी परंपरा है, किसी मरने पर हम खुशी नहीं मनाते, उसकी बुराइयां भी नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो तारीफ में और जो गम में आंसू बहा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस चीज को पहचाने कि अपराध को खत्म करने के लिए, समाज में शांति स्थापित करने के लिए उन्हें क्या कहना चाहिए, स्वयं निर्णय करें। धन्यवाद। जय हिंद।